स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोबिलिटी के बारे में, साथ में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोबिलिटी में। उसके बाद हम देखेंगे ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ के बाद हम देखेंगे कि ओम्स लॉ का डेरिवेशन आप लोगों का, कि ओम्स लॉ आखिर आया कैसे आप लोगों का। ठीक है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन हम ये देखेंगे आज। तो वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोबिलिटी से। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है फिर आप लोगों का, तो देखिए मोबिलिटी का मतलब होता है ना आपका कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं आप लोगों का, मतलब कहने का मतलब अगर करंट फ्लो कहीं पर हो रहा है आपका, देखो करंट फ्लो बस ना मेटल्स में नहीं होता है आप लोगों का, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जैसे पानी में आपका करंट फ्लो हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, ऐसे ही जो आयोनाइज्ड गैस होती है वहाँ पर भी करंट फ्लो हो जाता है आप लोगों का। तो अगर आपके पास कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा है आप लोगों का, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए, उनको कहा जाता है चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और उनकी जो मोबिलिटी मतलब उनकी मूव करने की जो एबिलिटी होगी आपका, वही सिंपली आपका मोबिलिटी होगी। अब इससे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन आपका चार्ज कैरियर होगा आपका। तो अगर मैंने मेटल्स की बात की है, तो मेटल्स में जो अगर मैंने आपसे कहा कि मेटल है, इसमें कौन चार्ज कैरियर है, इसमें कौन कौन है रिस्पॉन्सिबल आपके करंट फ्लो के लिए, तो ये होगा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये याद रखना है। साथ में अगर मैंने कह दिया कि अगर आपके पास आयोनाइज्ड गैस है, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस अगर है आपके पास, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो होता क्या है आपका, जो गैसेस होती हैं जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं आप लोगों का, तो पॉजिटिव नहीं ठीक है, तो आयोनाइज्ड आपकी गैसेस तो पॉजिटिव ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कि अगर मैंने बात की आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो अगर मैंने बात की आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपका केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आपका, तो जो सेल होते हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिक सेल, उसके बीच में आप लोगों का दो रॉड्स हम डालते हैं, एक कैथोड एक इलेक्ट्रोड, कैथोड और एक एनोड आपका, उसमें जो लिक्विड फिल किया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो हम जब इनका हम लिक्विड फॉर्म बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोगों का करंट फ्लो के लिए आपका। तो इसमें होते हैं आपके पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आयंस इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप लोग का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये कुछ चीज़ें आपका जो आपको पता होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास सेमीकंडक्टर अगर आपके पास आ रखा है, सेमीकंडक्टर भी वो वाला है जो डोपिंग वाला होता है आप लोगों का। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसमें आपने डोपिंग कर रखी है आप लोगों का, क्योंकि एकदम प्योरली सेमीकंडक्टर बहुत ही वीक आपका कंडक्टर होता है आप लोगों का, एकदम प्योर अगर सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर हम कोई मिलावट मिला देते हैं अगर एन टाइप एंड पी टाइप की, तो उसके बाद वो थोड़े अच्छे आपके कंडक्टर बन जाते हैं। तो उस टाइम उनके पास जो कंडक्टिविटी जिस वजह से होती है वो होती है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, या फिर होल्स की वजह से, होल्स या कोटर्स की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों का जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने बोलने के लिए तो बड़ा इजीली बोल दिया कि कौन कितना ज़्यादा मूव कर रहा है, मूव करने की एबिलिटी हमने कह दिया आप लोगों का, लेकिन हम लिखते टाइम ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना, आपका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी आपका, तो वो समझते हैं आप लोगों का। तो देखो होता क्या है ना आपका, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, बात एक ही होती है आप लोगों का, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बीच में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी अपॉन एल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, मतलब आपने कोई बैटरी लगा रखी है जिससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं, तो जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये लोग होते हैं इनमें फोर्स लग जाता है आपका। क्यों लगता है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज Q इंटू ई, मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसमें फोर्स काम करेगा, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो इन सब में फोर्स काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो फोर्स काम करता है वो कहाँ करता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, वाइल पॉजिटिव चार्जेस में उस साइड को काम करता है आप लोगों का। तो ये इन सब में आपका फोर्सेज आपके फील होंगे, और ये लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। अब यहाँ सुनना, फिर अब मोबिलिटी की डेफिनेशन सुनना। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन होती है आप लोगों का कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इनकी वेलोसिटी होती है, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को कहा जाता है आपका मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी को हम वैसे दिखाते हैं म्यू से आपका, तो म्यू इज इक्वल टू
कितना, जो इनकी वेलोसिटी होगी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, और जब भी हम यूनिट निकालते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है ना ई से, तो यूनिट आपका, तो किसी भी चीज़ का अगर आपको यूनिट निकालना होता है, अगर किसी आपका मान लो आपका सेब की कॉस्ट निकालनी है, आपका एक सेब की कॉस्ट निकालनी है ना, यूनिट अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे, नीचे एक सेब की कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है, मतलब नीचे आपका जो सेब है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा आपका, वही चीज़ आपका कि अगर आपको यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जितनी भी इसकी वैल्यू होगी तो फिर डिवाइड करने का यूनिट आ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v अपॉन ई, वी मतलब वेलोसिटी, या फिर नॉर्मली इसको वी डी से भी शो करते हैं अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं आपका, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी जो हम स्पीड लेते हैं आप लोग, या जो उनकी एवरेज स्पीड लेते हैं वो कितनी लेते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, तो कुछ इतना है आप लोगों का। तो दिस इज क्या कहते हैं आप लोगों का एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे मोबिलिटी आप अलग अलग चीज़ों की भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, आप इसको एक्सप्रेशन को आप ओपन कर सकते हो। जो वी डी होता था, वी डी की वैल्यू क्या होती थी, ई टाउ अपॉन एम ना, हमने एक बार निकाला था आप लोगों का, ठीक है, प्रीवियस से, मेरे ख्याल से प्रीवियस वाला जो वीडियो था आप लोगों का उसमें आया था आपका, तो वी डी इज इक्वल टू होता है आपका ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, नेगेटिव भी होता है वो कुछ नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो वी डी आप लोग का यहाँ पर से ई कटेगा और एक वैल्यू आ जाएगी ई टाउ अपॉन एम, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम, या भी मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ, तो ये भी एक अलग फार्मूला होता है आपको, तो इस तरीके से आप अलग अलग फार्मूलेज निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। नाउ हम आते हैं आपका मोबिलिटी का टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फॉर्मूला याद रखना आप लोगों का, ठीक है। नाउ मोबिलिटी का टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ समझना बड़ा सिंपल सा है, वैसे बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन वो है आप लोग का, इसको तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके भी आपको समझा सकता हूँ। देखो टेम्परेचर अगर हम देंगे तो होगा कि आप लोग का जो आप लोग का वो होता है, आप लोग का कोई भी आपका मेटल है, कोई भी कंडक्टर है आप लोग का, तो जब आप उसमें क्या होंगे, अपने उसके अपने आयन्स होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे आप लोग का, जो यहाँ पर होली अरेंज होंगे आप लोग का। अब जैसे आप उसको टेम्परेचर दोगे तो वो लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, और किसी को भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है आपका वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है। अगर हल्का सा होगा तो मूव करना स्टार्ट करेगा, भारी भारी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाती हैं तो अपनी जगह पर वाइब्रेट करती हैं आप लोग का। वैसे भी एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं आपका, तो मूव नहीं कर पाते हैं जो पॉजिटिव आयन होते हैं, वाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बहुत छोटे होते हैं साइज में, तो वो बड़े आराम से आपका मूव कर लेते हैं आप लोग का। तो ये जो लोग हैं ना ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग का, देखो आपके पास खाली सड़क है आप लोग का, एक सड़क है उसमें 2-3 पिलर हैं आपके, ठीक है, एक सड़क है उसमें 2-3 पिलर्स हैं आप लोगों का, ठीक है, इस तरीके से आपने अरेंज करके आपको बाइक चलानी है उसमें। तो जब ये लोग जब ये आप लोगों का है क्या कहते हैं, जो ये ट्रक्स, ये जो आप लोगों का पिलर्स हैं, जब ये आपका मूव नहीं कर रहे होंगे तो आप इजीली फिर भी निकाल सकते हो बाइक इनके बीच बीच से। लेकिन अगर इन्हीं को मैंने हिलाना स्टार्ट कर दिया, ये जो पिलर्स हैं ये अपना हिलने स्टार्ट हो गया, तो अब जब बाइक चलाओगे आप लोग, या अब जब आप इसको क्रॉस करोगे तो अब आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी, मेरे ख्याल से आपको बच बच के जाना पड़ेगा, या टक्कर होते होते आप जाओगे तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हो आप लोगों का, जब हम किसी भी कंडक्टर को टेम्परेचर देते हैं आप लोगों का, तो इसमें क्या होता है, ये जो भी इसके अंदर के जो भी आयन्स हैं साथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनको एनर्जी मिलती है, जिससे जो आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, वाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी स्पीड आपकी बढ़ेगी आप लोगों का, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ इनके बीच में क्या होगा, जो टक्कर होती है, कोलिजन होती है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, अब ज़्यादा टक्कर होंगी आपका, क्योंकि सब आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पिलर्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और स्पीड भी बढ़ गई, तो अब ये इनके बीच की जो टक्कर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी आपका। तो ज़्यादा टक्कर होने से क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। अगर कभी भी ज़्यादा टक्कर्स होती हैं तो स्पीड ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों का कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या हो जाता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, ऑलवेज आपकी कम हो जाती है, जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी कम, ये याद रखना है, ठीक है। अब नाउ आते हैं हम लोग, तो मोबिलिटी हमने देख लिया, साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट उसमें देख लिया। अब देखते हैं हम ओम्स लॉ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। वैसे तो ये हाई स्कूल में भी होता था, सेम वैसा ही है, वही ओम्स लॉ है आप लोगों का। ओम्स लॉ मतलब बदलेगा तो नहीं, तो एक ही इसमें हम एक्सप्रेशन भी देखेंगे ओम्स लॉ निकालने वाला, जो तब नहीं होता था आप लोगों का, ठीक है। तो हल्का सा रिवाइज आपका, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बस इतना सा बोलता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करो, मतलब कि आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस ना करो आप लोगों का, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंडक्टर के लिए ना टेम्परेचर बढ़ाना घटाना ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो, ना प्रेशर बढ़ाने घटाने का और एटसेट्रा ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो आप, मतलब फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं कर रहे हो अगर आप, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके करंट के। तो दिस इज द ओम्स लॉ,
ठीक है। तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतनी ही आपकी करंट बहेगी। तो इसको मैं समझा सकता हूँ आपका इस डायग्राम के हिसाब से। देखो होता क्या है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो उससे क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ये लोग क्या करेंगे, आपका मूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मूव करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे या तेज़ी से मूव करेंगे तो करंट की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपका। तो दिस इज़ दी सिंपल ओम्स लॉ आपका, कि अगर किसी भी कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशन चेंजेस ना की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, उसमें बहने वाली आपकी करंट की। तो यहाँ पर से अब जब प्रपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो आर आई। ठीक है। तो आर को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस आप लोगों का। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आप लोगों का। अब इसकी जो वैल्यू होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस किस चीज़ में डिपेंड करता है आप लोगों का। ठीक है। वैसे ये लेंथ है, एरिया में, लेंथ में डिपेंड करता है, एरिया में डिपेंड करता है, साथ में मटीरियल में भी डिपेंड करता है आपका, तो वो चीज़ बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, देख लेते हैं आप लोगों का। वैसे आपको पता होगा आपका। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है आपका। तो जब कभी भी आपका करंट 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर, तो उस टाइम आर इज इक्वल टू, या फिर ठीक है 1 एम्पियर होगी, साथ में आप लोगों का जो वोल्टेज है वो भी आपका 1 वोल्ट होगा, तो आर भी कितना हो जाएगा उस टाइम 1। ठीक है। 1 ओम, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है आपकी ओम। तो 1 ओम क्या हो जाएगा, फिर 1 ओम की डेफिनेशन क्या कैसे दोगे आप, 1 ओम। तो जब कभी भी किसी सर्किट में आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है और उससे 1 एम्पियर की करंट बहती है, तो उस जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका, 1 ओम। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपका। ठीक है। यूनिट आपकी ओम, सिंबल हम यही दिखाते हैं आप लोगों को, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHM। अब इसकी डायमेंशन याद रखना आप लोगों का। देखो डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू जाएगा वी की डायमेंशन अपॉन आई की डायमेंशन, और वी की डायमेंशन होती थी आप लोगों का ML2 T-3 A-1, एंड आई की डायमेंशन होती है A। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ML2 T-3 A-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शनल जो MCQs आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप लोगों का कि ओम्स लॉ का प्रूफ फिगर देख लेते हैं। ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, फिर हमको अगर इस एक्सप्रेशन में हमको ये निकालना है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो v इज इक्वल टू आई आर तो होता ही है, या फिर v अपॉन आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, r के बराबर, और r एक कांस्टेंट होता है आपका, ये याद रखना है आप लोगों का। तो हमको ये निकालना है कि v अपॉन आई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है। नाउ इस एक्सप्रेशन को निकालते हैं आप लोगों का। तो मान लेते हैं आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है आपका, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर जिसकी लेंथ आपने L ले रखी है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ठीक है। और उस कंडक्टर के अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है वो कितना लगा रखा है, V लगा रखा है आप लोगों का, जिसकी वजह से कितनी करंट बह रही है आपकी I। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती हैं आप लोगों का कि लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, V पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस इट ड्यू टू विच I करंट फ्लोज। ठीक है। तो इतना आपने लिख दोगे आप लोगों का। अब इसके बाद हम लिखते हैं आप लोगों का, इसमें जो करंट बहेगी वो कितनी होगी आपका। ठीक है। इसमें जो करंट बहेगी वो जाएगी आपका -NEAVD। ये हमने करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाली थी आपका। तो जब किसी कंडक्टर के मतलब कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट होती है वो होती है -NEAVD। ये लास्ट वीडियो में हमने निकाला था। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। अब एक दूसरी रिलेशन जो V होता है, V या E जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। ये भी याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। एक और रिलेशन हमको चाहिए आपका, वो भी हमने निकाल रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होता है आप लोगों का -E टाउ अपॉन M। तो ये रिलेशन एंड ये रिलेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हमने कर रखी है आप लोगों का इसी चैप्टर के, कम वीडियोस हो रखे हैं इस चैप्टर के, उन्हीं में हमने ये निकाल रखे हैं आपका। तो मैंने क्या कहा आपका, मैंने करंट की वैल्यू निकाली, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वैसे मैंने मोस्टली आपके ये 3 फॉर्मूले यूज़ कर रखे हैं आपका। अब क्या करूँ मैं, ये जो आई वाला है ना, इसमें ये वाले VD को रख दो यहाँ पर। ठीक है। इक्वेशन 2 and 3 से ठीक हो गया। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में VD की वैल्यू प्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू -NEA, VD की जगह -E कैपिटल E टाउ अपॉन M। तो दैट इज हो जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल आपका E स्क्वायर, फिर A, फिर टाउ अपॉन M। इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से लिख दिया, तो दिस इज ठीक है। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता था, V अपॉन L होता है ना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा
एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से v को नीचे भेज दो तो i अपॉन वी, क्योंकि हमको ओम्स लॉ निकालना है और ओम्स लॉ क्या होता था, v अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ना आपका। तो पहले इस v को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, आप इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आई आ जाएगा इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो इतना एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आई अपॉन वी निकाला, उसके बाद इसको उल्टा कर दिया, मतलब दोनों तरफ आपका रेसिप्रोकल्स कर दिया आप लोगों का। तो वी अपॉन आई वहाँ भी आपका एकदम उल्टा। तो वी अपॉन आई की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रखी है। अभी जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, इसको देखते हैं। देखो मास एक कांस्टेंट टर्म होता है, ना बढ़ता ना घटता आपका। ठीक है, मास यूनिवर्सली कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। लेंथ, अगर आपने एक कंडक्टर ले रखा था, उसकी लेंथ अपने आप ना बढ़ेगी ना अपने आप घटेगी आपका। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ है आपकी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मटेरियल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं आप लोग का, कि उसके यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ना बढ़ते हैं ना वो घटते हैं आप लोग का, वो कांस्टेंट टर्म होता है आपका। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज ऑल्सो अ कांस्टेंट 1.16 × 10⁻⁻⁹। क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आपने एक कंडक्टर ले रखा है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो भी कांस्टेंट। एट लास्ट टाउ का मतलब होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। आपका रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन्स के बीच की टाइम। और जो ये टाउ होता है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी टक्कर ज़्यादा होती है आपका, और जब टक्कर ज़्यादा होती है तब जाके क्या होता है आपका, रिलैक्सेशन टाइम घटता है आपका। लेकिन अभी वाले केस में जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, तो ओम्स लॉ कब पढ़ते हैं हम ओम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है आपका। मतलब आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हो ना प्रेशर में चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप फिजिकल कंडीशन चेंज ना करो तो ये भी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि क्या कहते हैं आपका, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। और इसी कॉन्स्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये याद भी रखना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है आपका, वो होती है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस। और जब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लेस कर लेंगे तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर एंड दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ का आपका एक्सप्रेशन है जो बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो इतना ही आपका, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।